हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। क्लास 12th फिजिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने पिछले ही लेक्चर में हमने एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ पढ़ा था, यानी कि एम्पियर की फोर्थ इक्वेशन हमने वो स्टडी की थी, जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट भी आया था, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ भी आया था। तो ये वाला जो लॉ था इसे हमने पूरे को डेराइव किया था अपने पिछले लेक्चर में। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप क्लास 12th की मेरे चैनल पे क्लास 12th की प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट था एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी, और यही क्या आपका ये जो पूरी इक्वेशन है ये मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है। इससे पहले की जो तीन इक्वेशंस हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म में और इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स में आ चुकी हैं। आपको नॉलेज होगी, नहीं तो आप पिछले लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हैं। बात करते हैं आज के मैक्सवेल्स इक्वेशंस की। तो मैक्सवेल जो साइंटिस्ट था उसे ये क्यों ज़रूरत पड़ी ये लॉज की, फोर इक्वेशंस की। उसने ऐसा सोचा कि इलेक्ट्रिसिटी के जो लॉज हैं और मैग्नेटिज्म के जो लॉज हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं, एक जैसे ही हैं। जैसे कि अगर हम गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी होता है तो देयर इज़ गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, दोनों सिमेट्री में है। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी में एरिया की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म में एरिया की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। इसी तरह से जो फैराडेज लॉ है या एम्पियर मैक्सवेल लॉ है ये भी एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं। इन्हीं को उसने अपनी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बनाया। तो थर्ड इक्वेशन में आप लाइन इंटीग्रेशन देख सकते हो, यानी लेंथ dl की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जबकि एम्पियर मैक्सवेल लॉ में लेंथ की रेस्पेक्ट में यानी कि लाइन इंटीग्रेशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ भी लाइन इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ भी लाइन इंटीग्रेशन हो रहा है, और क्लोज इंटीग्रेशन हो रहा है। मतलब लाइन जो है वो क्लोज लूप के लिए हम ले रहे हैं लाइन इंटीग्रेशन, तो क्लोज इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ जो रिजल्ट है और यहाँ जो रिजल्ट है ये भी एक दूसरे के सिमेट्रिक है। कैसे सिमेट्रिक है कि आप ये देखो कि मैग्नेटिक फ्लक्स, ये राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, डी फाई बी ओवर डी टी, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन। यानी कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड। जबकि यहाँ राइट साइड में क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी, यानी कि डी फाई ई क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी टी क्या है, टाइम टेकन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर चेंज होता है तो क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यहीं से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी भी आती है, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं, उसे भी आप देख लें। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो लॉज हैं ये क्वाइट सिमेट्रिक हैं, यानी कि आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करके आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के मतलब सिमेट्रिक, इनके लॉज भी सिमेट्रिक हैं और एक दूसरे के ये काउंटर पार्ट हैं, एक दूसरे को मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग ना बोल के हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे एक साथ स्टडी करते हैं, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलग चीज़ें ना होकर एक ही चीज़ हैं, वो इस मैक्सवेल्स इक्वेशन से हमें पता चलती हैं। तो मैक्सवेल की जो फोर इक्वेशंस हैं उसमें से फर्स्ट इक्वेशन क्या है, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्योंकि पिछले चैप्टर्स में, फर्स्ट चैप्टर में ही आपने गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है। उसे हम दोबारा से देख लेते हैं कि अगर आपके पास में कैसी भी ये शेप का एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस चाहे वो स्फीयर हो या क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, क्लोज सरफेस होता है, या किसी भी शेप का, इररेगुलर शेप का, मैंने जानबूझ के टेढ़ा मेढ़ा लिया है, इसके अंदर कहीं पर भी कोई चार्ज रखा हुआ है, मान लिया प्लस क्यू चार्ज कहीं पर भी रखा हुआ है, तो इस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं उसी को हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बाहर निकलती हैं उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एरिया, हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया डी ए, तो यहाँ एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है वेक्टर डी ए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड था वेक्टर ई,
दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा था थीटा। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया की रिस्पेक्ट में क्लोज इंटीग्रेशन कर दें, ये क्लोज का सिंबल है, तो इसके अंदर रखे हुए चार्ज Q का 1/ε0 टाइम्स होता है। दिस इज गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, आप पहले पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट चैप्टर में ही था। सेकंड लॉ क्या है? गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। जैसे कि यहाँ एरिया की रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन हुआ है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा। तो आपके पास में क्लोज सरफेस है, कैसे भी शेप का हो सकता है, इसमें आपने एक मैग्नेट रख दी है, तो मैग्नेट का जो है वो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और वापस किस में आ जाती हैं? हम साउथ में आ जाती हैं, साउथ में एंटर कर जाती हैं। तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ की तरफ से बाहर की तरफ निकल रहा है, ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है, और उतना ही इसके अंदर वापस साउथ से एंटर कर जाता है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू टोटल जो है इससे जो एग्जिट होने वाला है वो कितना है? 0 है। बिकॉज जितना जो है पॉजिटिव फ्लक्स बाहर निकल रहा है उतना ही इसके अंदर नेगेटिव फ्लक्स आ रहा है। तो फ्लक्स के लिए आप क्लोज इंटीग्रेशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू एरिया, तो क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 0। यही कि आपका गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है, क्योंकि इसके अंदर से नेट फ्लक्स कितना निकल रहा है? 0। जितना बाहर निकल रहा है उतना ही इसके अंदर एंटर भी कर रहा है। तो ये गॉस लॉ हो गया। उसके बाद में आता है आपका फैराडेज लॉ। फैराडे ने क्या बताया था कि अगर आपके पास में एक ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, साथ में आपने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है, और इस गैल्वेनोमीटर के और इस लूप के पास में, कॉइल के पास में या दूर आप कोई मैग्नेट को लेके आ रहे हो, इसके पास में या दूर लेके जा रहे हो, तो इसमें से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है? चेंज होता है। तो राइट हैंड साइड के जो ये d∅b ओवर dt है, ये क्या शो कर रही है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को शो कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे हम पास लाते जाएंगे इस कॉइल में से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर इंक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ देखो अब ये दूर है तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल में से पास हो रही हैं। जैसे ही ये मैग्नेट इसके पास में आएगी तो इसमें से पास होने वाली ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर को जा रही हैं, ये भी इसके अंदर से पास हो जाएंगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द लूप इंक्रीज होती चली जाएगी। तो तब यहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो फॉर्मूला आया था E = d∅b ओवर dt। अगर यहाँ n नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस कॉइल के, तो यहाँ n से और मल्टीप्लाई हो जाएगी। इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पे माइनस के साथ में n d∅b ओवर dt आ जाएगा राइट हैंड साइड में, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। ईएमएफ यानी कि वोल्टेज होती है। तो ये वोल्टेज हो गया, इस कॉइल के अंदर कितनी वोल्टेज जनरेट हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होती है। तो वोल्टेज खुद किस चीज के इक्वल होती है कि अगर हम वोल्टेज का डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस -dv ओवर dx, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है। तो dx की इधर मल्टीप्लाई कर दें, dx क्या है? डिस्टेंस है। x की जगह हम लेंथ ले सकते हैं, तो अगर हम x की जगह हम ले लें l ले लें, तो ये dl इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? e के साथ में आ जाएगा dl इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? dv माइनस का dv। इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें तो वोल्टेज आ जाएगी एक तरीके से। तो वोल्टेज इज इक्वल टू आ जाएगा, इधर का भी इंटीग्रेशन किया, इस साइड का भी इंटीग्रेशन किया, e dl। तो यहां पे डॉट मल्टीप्लाई करके अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वो वोल्टेज के इक्वल है, यानी कि ईएमएफ के इक्वल है। तो इसीलिए हम इस ईएमएफ को खाली ई ना लिख के क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी एल लिख लेते हैं, क्योंकि हमें जो है बी डॉट डी एल एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ से थोड़ी सी सिमेट्री शो करनी है। तो इसलिए हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ को हमने डॉट प्रोडक्ट में लिख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख लिया, ई डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली ये अपने आप में वोल्टेज के ही इक्वल है, और वोल्टेज जो होते हैं वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होती है। तो दिस इज फैराडेज लॉ। तो फैराडे लॉ क्या हो जाएगा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन कर देते हैं तो वो किस चीज़ के इक्वल आता है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के रेट के चेंज के इक्वल होता है, चेंज के रेट के। उसके बाद आता है एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ हमने अपने पिछले लेक्चर में डिटेल में स्टडी किया था कि अगर जो है कहीं पर जैसे कि एक कैपेसिटर है और उसे हमने एक बैटरी से चार्ज कर रहे हैं, तो जब चार्ज करेंगे तो वहाँ पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
की का नंबर इंक्रीज होता चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, बिकॉज चार्जिंग के प्रोसेस में या डिस्चार्जिंग के प्रोसेस में जो चार्ज है Q वो चेंज होता चला जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता चला जाता है। तो बीच में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता चला जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। या बाहर की जो वायर है उसके अंदर जो कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा है IC कनेक्शन वायर में, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये आपका मॉडिफाइड एम्पियर मैक्सवेल लॉ है, जिसे डिटेल में आप पिछले लेक्चर की में जाके आप देख सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।